गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम रे ऑप्टिक्स का हमारा थर्ड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम मोस्टली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के 2011 से लेके 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो एस्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपरेंट शिफ्ट, जिसमें हम ना रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहेगा। प्रिज्म में एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन, और फाइनली रिफ्लेक्शन थ्रू ए थिन फिल्म। ये टॉपिक ग्रेजुएशन से बिलोंग करता है, एज यू नो वेरी वेल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ए ग्लास क्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रिंटेड पेज है जिसको ना प्रेस किया गया है एक ना ग्लास क्यूब से। ग्लास क्यूब का आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.5, और क्यूब की एज आपको कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। By what amount will the printed letter appear to be shifted when viewed from the top? जैसे ही आप ना क्यूब के टॉप मोस्ट पॉइंट से उस प्रिंटेड पेज को ऑब्जर्व करते हो तो प्रिंटेड पेज पे जो ना एक डॉट बनाया हुआ है, एक उस पे एक मार्क बनाया हुआ है, वो कितने अमाउंट से ना शिफ्ट हो जाएगा प्रिज्म के टॉप फेस से ऑब्जर्व करने के बाद, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो अब मान लीजिए जैसे ये एक पेज है, इस पेज पे एक ना डॉट बनाया हुआ है, यहां पे वो डॉट है, और एक ना क्यूब रखा हुआ है इस पेज पे। उस क्यूब के थ्रू इसको हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। इस डॉट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस क्यूब से। तो जैसे ही हम ना इसके टॉप मोस्ट फेस से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितने अमाउंट से क्या करेगा, शिफ्ट नजर आएगा। अब देखना जरा ध्यान से, ये अपरेंट शिफ्ट पे बेस्ड है। सबसे पहले तो जो क्यूब की एज है, क्यूब की एज आपको कितनी गिवन है, एज ऑफ द क्यूब, अगर आप उसको ना ए से रिप्रेजेंट करो वो आपको कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है। और जो मीडियम है क्यूब का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन है 1.5, यानी कि 3/2। अब अपरेंट शिफ्ट का एक ना कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए अगर आप ना अपरेंट शिफ्ट को, ये डॉट ना अगर आपको ना यहां पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और अपर मोस्ट फेस के रिस्पेक्ट में अगर आप इसकी ना पोजीशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपको ना एक्स अमाउंट पे नजर आया, सो ये कितने अमाउंट से ना शिफ्ट नजर आएगा अगर उस अमाउंट को आप ना एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हो। इस तरीके से आप इसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फाइनली जब आप इसको ना सोल्व करोगे, जब आप ना यहां पे एक्स डैश, क्योंकि एक्स डैश अमाउंट से वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो एक्स डैश है ये क्या रहेगा, जो क्यूब की एज है ना, आपने जस्ट उसको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, अब आपको ना क्या वैल्यू मिलती है यहां पे, एक्स डैश इज इक्वल टू, क्यूब की एज आपको कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3/2। जब आप इसको ना फाइनली सोल्व करते हो आपको ना कितनी वैल्यू मिलती है, आपको वैल्यू मिलती है 4 सेंटीमीटर। अब लेकिन ये जो x है ना, ये उसकी ना एक्चुअल पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन का क्या मतलब है कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको वो ना अपीयर होएगा पॉइंट, और वो कितनी वैल्यू पे आपको ना अपीयर होता हुआ नजर आएगा, बॉटम पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमने इसकी ना पोजीशन फाइंड आउट किया वो ना एक्स डैश है। अब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली इसकी पोजीशन क्या रहेगी, एक्स रहेगी टॉप मोस्ट फेस के रिस्पेक्ट में, एक्स डैश तो क्या रहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ,
और x क्या रहेगा, जो इसकी ना शिफ्ट होने के बाद एक्चुअल पोजीशन रहेगी, वही हम इसकी ना फाइंड आउट करना चाहते हैं। नाउ जब आप ना x की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल लेंथ a में से ना आपको x डैश की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 - 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो यहां पे ना 2 सेंटीमीटर आंसर अवेलेबल है, सेकेंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी साइंस 2022 में एस्टेट में। अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो पीजीटी 2022 में आया हुआ है ना इंटरेस्टिंग। 2022 में टीजीटी साइंस के पेपर में आया हुआ है और पीजीटी फिजिक्स में आया हुआ है। अब पीजीटी फिजिक्स वाला क्वेश्चन आपने ना ट्राई करना है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, ट्राई इट योरसेल्फ। सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, एग्जैक्टली जैसा हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया उस पे ये बेस्ड रहेगा। सो ये आपने ना ट्राई करना है। एज लेंथ आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। होप आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट वन इज, अब ये क्वेश्चन भी ना इसी टाइप से बिलोंग करता है। इस बार और आपको इंटरेस्टिंग सिचुएशन दे रखी है और वो सिचुएशन आपको ना क्या गिवन है, एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसके अंदर ना एक ना स्मॉल एयर बबल है। अब क्यूब के वेल इनसाइड एयर बबल गिवन है, काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना। इट्स अपरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू वन फेस एंड 5 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू द अदर फेस। इस बार आपको जो अपरेंट डिस्टेंस है ना, अपरेंट शिफ्ट है, वो ऑलरेडी गिवन है। यानी कि अगर उस बबल को आप ना क्यूब के टॉप मोस्ट फेस से ऑब्जर्व करते हो तब उसका जो अपरेंट डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। और अगर आप उसको उसके बॉटम फेस से ऑब्जर्व करते हो तो आपको उसका अपरेंट डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। होप आपको यहां तक की स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। इफ द अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ऑब्वियसली हम एक ऐसा मीडियम कंसीडर करते हैं जो एक तो ना ट्रांसपेरेंट हो और दूसरा उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। रिफ्रैक्शन फिनोमिना होना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, अंडरस्टूड है। रियल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, इस बार आपको ना क्यूब की रियल लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो क्यूब की एक्चुअल एज है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, एज की एक्चुअल लेंथ। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन गिवन आपको इस बार। अब आप देखना जरा, अगर आप एक ना क्यूब ड्रॉ करते हो, अब क्यूब के ना बॉटम पॉइंट से पहले हम ना टॉप मोस्ट फेस से ऑब्जर्व करते हैं। जो क्यूब का टॉप मोस्ट फेस है, यहां से अगर आप ना उसको ऑब्जर्व करते हो उस बबल को, और बबल ना यहां पे है, अब आपको ना यहां पे इट अपरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू वन फेस। यहां से जो इसका अपरेंट डिस्टेंस, अपरेंट शिफ्ट, इसके अंदर कौन सा डिस्टेंस लिखा हुआ, अपरेंट डिस्टेंस। अब अपरेंट डिस्टेंस को अगर आप ना एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हो, एक्स डैश आपको कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी। अब इसी बबल को ना क्यूब के ऑपोजिट फेस से ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब क्यूब के अगर आप ना ऑपोजिट फेस से इसको ऑब्जर्व करते हो, हम ना इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्यूब का ऑपोजिट फेस ना हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं इसका, ताकि आपको ना समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे अगर ऑब्जर्वर यहां पे है, इस बार यहां पे जो ये पॉइंट नजर आएगा, मान लीजिए वो ना इस पॉइंट पे अपीयर होता है। सो ये डिस्टेंस आपको इस बार, ये अपरेंट शिफ्ट फ्रॉम द अदर फेस वाई डैश, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। और क्यूब का आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, उसकी वैल्यू आपको गिवन है। और म्यू की वैल्यू कितनी गिवन आपको, म्यू की वैल्यू है 3/2। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 1.5, यानी कि 3/2। फाइनली आपको ना एज की ना रियल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए क्यूब की एक्चुअल लेंथ को आप ना ए से रिप्रेजेंट करते हो, ए से आप अगर उसको रिप्रेजेंट करते हो, अब देखना जरा, अगर हम ना फर्स्ट सिचुएशन कंसीडर करके चले, फर्स्ट केस फ्रॉम अपर फेस,
फ्रॉम अपर फेस ऑफ क्यूब। अपर फेस वाला केस अगर आप ना कंसीडर करके चलते हो तो यहां पे इसको आप ना कैसे प्रोसीड करते हो, जो यहां पे आपको ना एक्स डैश है, एक्स डैश की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब मान लीजिए क्यूब की एक्चुअल साइड को हमने ना ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो, एक्स डैश यहां पे ना अपरेंट शिफ्ट है, अपरेंट शिफ्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए में से ना ए डिवाइडेड बाय म्यू को सबट्रैक्ट करोगे तभी तो आपको अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू मिलती है। यही तो हमने डिस्कस किया था अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। यानी कि ए को अगर आप कॉमन ले लोगे 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू का जब आप ना रेसिप्रोकल करते हो 3 डिवाइडेड बाय 2 का, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये वैल्यू आपको मिलती है 2 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब है यहां से जब आप ना ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इसका मतलब है जो ए की वैल्यू आपको ना यहां से मिलती है, यहां से जब आप कैंसिल करते हो आपको वैल्यू मिलती है 1/3, तो यहां से आपको वैल्यू मिलती है 6 सेंटीमीटर की। यानी कि अपर फेस के रिस्पेक्ट में हमने ना क्यूब की साइड को कैलकुलेट किया, वो साइड हमको मिली है 6 सेंटीमीटर। नाउ अब अगर आप इसको ना फाइंड आउट करते हो इसके ऑपोजिट फेस से, फ्रॉम सेकंड फेस, फर्स्ट केस हमने अपर फेस का डिस्कस कर लिया, सेकंड केस जब आप डिस्कस करते हो, सेकंड केस जब आप इसका डिस्कस करते हो लोअर फेस से, सेकंड केस फ्रॉम लोअर फेस, लोअर फेस से जब आप डिस्कस करते हो तो आपको ना एज की लेंथ कितनी मिलती है, ए माइनस ए डिवाइडेड बाय म्यू। इस बार आपको अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब यहां से आपको ना जो एज की लेंथ मिलती है, एज की लेंथ कहां से मिलेगी आपको, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू। सो वही है, 1 में से ना 2/3 कैंसिल करोगे 1/3, और ये इससे ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 15 सेंटीमीटर। अब अपर फेस के रिस्पेक्ट में आपको ना एज की लेंथ मिलती है 6 सेंटीमीटर, लोअर फेस के रिस्पेक्ट में मिलती है 15 सेंटीमीटर। ओवरऑल फाइंड आउट करने के लिए आपने इन दोनों का ना एवरेज कंसीडर करना है। सो आप ना 15 और 16 का एवरेज जब कंसीडर करते हो, एवरेज मान लीजिए हम ना यहां रिप्रेजेंट करते हैं उसको एवरेज वैल्यू को, एज की क्या रहेगी एवरेज वैल्यू, इस बॉक्स के अंदर मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसकी एज की ना एवरेज वैल्यू अगर आप कंसीडर करते हो, एवरेज वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 में ना 6 ऐड करके ना 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 21 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको ना कितनी वैल्यू मिलती है यहां पे, 10.5 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसको। नेक्स्ट वन इज, एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है ट्रेवल कर रही है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेयर मीडियम में, अच्छी बात है। क्रिटिकल एंगल दे रखा है दो मीडियम का, दोनों मीडियम का ना रिलेटिव जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, सी गिवन है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन ऑफ द रे विल बी, रे की ना जो मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन होगी ना वो वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। यहां पे जब आप ना मीडियम कंसीडर करते हो, कुछ इस तरीके का सिनारियो है, नॉर्मल जब आप ना ड्रॉ करते हो, यहां पे आपको ना डेंसर मीडियम गिवन है, ये यहां पे ना रेयर मीडियम गिवन है। इंसिडेंट रे को जब आप ना रिप्रेजेंट करोगे कुछ इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई है। अब मान लीजिए जब ना ऑब्वियसली जब डेंसर मीडियम से ना लाइट रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कौन सा लॉ ओबे करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप ना इंसिडेंट रे को ना फर्दर प्रोसीड करते हो, इंसिडेंट रे को अगर आप ना फर्दर प्रोसीड करते हो कुछ इस तरीके से, ऐसे ही तो होगी इंसिडेंट रे, तो यहां पे जो आपको ये वैल्यू मिलती है ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। इंटरेस्टिंग केस, रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ डेविएशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी तक आपने ना ये तो देखो एक ना रे ऑफ लाइट के लिए आपने कंसीडर किया हुआ है, हम मोस्टली जो एंगल ऑफ डेविएशन डिस्कस करते हैं वो ना प्रिज्म्स के साथ एसोसिएटेड डिस्कस करते हैं।
तो यहां पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, एंगल ऑफ डेविएशन को अपना कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एंगल ऑफ डेविएशन किसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से देखना जरा, एंगल ऑफ डेविएशन किसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से क्या करना पड़ेगा आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलता है? एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। अब देखना जरा, एंगल ऑफ डेविएशन को जैसे जैसे आप ना इंक्रीज करते चलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तरीके से ना डिक्रीज होती चली जाएगी। क्या डिक्रीज होएगी? नहीं, डिक्रीज नहीं होएगी, क्योंकि एक मिनट रुकना, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो भी किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में मेजर करोगे? बताना, शाबाश। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हो। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात ध्यान रखना, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखना जरा, अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन को इंक्रीज करते हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होना चाहिए, और ऐसी पॉसिबिलिटी बनती भी क्यों है? क्योंकि जब ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो ना नॉर्मल से क्या करेगी? दूर हट जाती है। क्या ऐसा ही होता है? वो क्या करती है? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पे अगर मैं लिखूं कि एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कब होएगा, तो उसके लिए ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा, माइनस में आई। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आप ध्यान से देखोगे, देखना जरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ना मैक्सिमम करने के लिए एक तो आपके पास ना ये सिचुएशन है कि भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, हमारी ये रे ना यहां पे इसको अप्रोच करती है सरफेस को, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे ना क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाए। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब देखना, अगर क्या हो कि ये रे नॉर्मल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अगर हो जाएगी, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ना मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अब आपके मन में ना ये भी डाउट आ रहा होगा कि अगर हम इस मीडियम में ड्रॉ कर दें, क्या इस मीडियम में ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा? नहीं। यहां पे तो ये कैसी रे है? ये तो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, और हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन को। सो रिफ्रैक्शन के एंगल की द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? 90 डिग्री। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और रिफ्रैक्शन के एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है। उस केस में इंसिडेंट एंगल को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल। एंड फॉर सच ए कंडीशन, ऐसी कंडीशन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल ऑफ डेविएशन की ना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, अगर आप उसकी बात करते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपने बना दिया 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे 90 डिग्री माइनस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा? क्रिटिकल एंगल बन जाएगा उस केस में। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब ना एंगल ऑफ डेविएशन का ना एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। नाउ जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन है ना, उसका एक ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। वो फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस में ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 से हमको ये पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ना हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो एंगल ऑफ डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री माइनस में ट्वाइस ऑफ द क्रिटिकल एंगल। वो क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल।
180 डिग्री में से ना ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगी, एंगल ऑफ डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस वाया द मैसेज। नेक्स्ट वन इज, अब इसके लिए ना जो डायग्राम गिवन है वो डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं। इसके लिए ना डायग्राम कुछ इस तरीके का गिवन है। यहां पे अगर आप ना जैसे ना नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल के अलोंग तो ना रे डी है वो इंसिडेंट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे है रे ई, अच्छा उसके बाद यहां पे है रे ए, अनदर वन इज, और इसमें ना कौन कौन से रे है, डी और सी भी है। ये है रे डी और फाइनली इसमें ना एक रे सी भी है कुछ इस तरीके से, ये है रे सी। इस तरीके का ना डायग्राम आपको गिवन है। सबसे पहली बात तो ना सिचुएशन देखते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना इस मीडियम का N1 गिवन है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 गिवन है। Several incident light ray are also shown. Ray A is found to be suffer total internal reflection. जो ये वाली रे है ना इसका क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, नॉट लेस देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल। वो किसके लिए पॉसिबिलिटी है, रे ए के लिए है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा आप ये ध्यान दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है, जो लाइट है ना उसका मीडियम क्या होना चाहिए, वो ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो ये N1 है उसकी वैल्यू क्या है, N2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी कि जिस मीडियम में रे ई और रे ई है ये तो क्या है, डेंसर मीडियम, और ये जिसमें डी और सी रे है ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, ये ना रेयर मीडियम है। यहां से हमको ये भी इंफॉर्मेशन पता चली है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जो रे बी और डी है ना उसका भी ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, बी और डी। अच्छा एक मिनट, यहां पे जो बी है ना, अच्छा ये वाली रे है इसका नाम बी है। अब बी और डी, अब देखना जरा, बी तो क्या है, सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट है। इसके केस में तो क्या हो जाएगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कोई कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की है। क्यों, क्योंकि इस केस में ना एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना, 90 डिग्री। और इसके साथ इन्होंने रे बी का कॉम्बिनेशन दे रखा, जो रे बी है ना उसके केस में तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ये तो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। उसके बाद देखो रे ई, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन रे ई का होना चाहिए। अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्यों, जो रे ई है वो कौन से मीडियम में प्रेजेंट है, वो डेंसर मीडियम में प्रेजेंट है। ये ऑप्शन ट्रू है। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। रे बी का इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा, गलत बात है। रे सी का इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये कौन से मीडियम में है, रेयर मीडियम में है। सो ओनली रे ई suffer total internal reflection due to its presence in a denser medium, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। यही तो कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इस बात का आपने ध्यान रखना है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाली रे क्या कर रही है, रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है, इस वजह से नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज, एक लाइट का ना रिफ्रैक्शन हुआ एक प्रिज्म से, अच्छी बात है। द एंगल ऑफ डेविएशन इज, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल होता है। अब इसको हम ना डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे तब आप ना इसको और अच्छे से समझ पाओगे। आइए देखते हैं। अगर आप इसको ना हमको एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सा एंगल होता है। ये क्या होती है, इंसिडेंट रे है। अगर आप ना यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, आपने यहां पे ना नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये तो आपके पास बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद ना, क्योंकि बाहर तो रेयर मीडियम है और ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है। क्योंकि बाहर तो एयर है एक तरीके से, अगर आप देखोगे ये लाइट ना एयर से
ग्लास मीडियम में ट्रेवल कर रही है यानी कि प्रिज्म के अंदर। अब जो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड ना करती तो लाइट का जो एक्चुअल पाथ होना था वो किस तरीके का पाथ होना था, लाइट का ना ये एक्चुअल पाथ होना था। ये क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट। एक्चुअल पाथ इसको क्यों बोला गया, अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो। लेकिन अब लाइट ट्रेवल कैसे कर रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो उसका हुआ है। अब दोबारा फिर यहां पे जब आप ना नॉर्मल ड्रॉ करते हो, अब यहां पे लाइट ना डेंसर से दोबारा फिर ना रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। जब लाइट ना डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहां पे जो ये लाइट ना इसके साथ एंगल बना रही है, ये क्या रहेगा, अगर आप ध्यान से देखो जरा, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ एमरजेंस रहेगा। अब एंगल ऑफ एमरजेंस, अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, अगर आप इसको ना फर्दर प्रोसीड करते हो बैक साइड में, यानी कि अगर आप इसको ना फर्दर ऐसे प्रोसीड कर देते हो, ये जो एंगल बनता है ना, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा। और एंगल ऑफ डेविएशन को ना मेजर करने का एक ना फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है, I1 प्लस I2 माइनस में एंगल ऑफ प्रिज्म। कुछ इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहां पे ये एंगल I1 होता है, यहां पे आप एंगल मेजर करते हो I2, या यहां पे आप ना एंगल ऑफ एमरजेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे फाइनली आप ना I2 लिखते हो। ये अंदर वाले एंगल R1 और R2 होते हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। एंगल ऑफ एमरजेंस को आप ना I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इस तरीके से ये एंगल किसके बीच में होएगा, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में। एमरजेंट रे, यही तो फाइनली एमरजेंट रे होती है। अगर आप ना रिफ्रैक्टेड रे की बात करो, रिफ्रैक्टेड रे तो ये वाली भी है। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड एमरजेंट रे ये गलत है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि ये फाइनली ये तो क्या है, एमरजेंट रे। ये कौन सी रे है, एमरजेंट रे। और इनिशियली जो इंसिडेंट हुई थी वो कौन सी थी, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल ऑन ए एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, दो प्रिज्म का, जो सिर्फ ना डेविएशन को सपोर्ट करता है, डिस्पर्जन को सपोर्ट वो नहीं करता। किसको सपोर्ट करता, वो डेविएशन को सपोर्ट करता है, डिस्पर्जन को सपोर्ट नहीं करता। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। और कुछ इस तरीके का ना उन प्रिज्म का ना कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप उन दो प्रिज्म का ना कॉम्बिनेशन बनाओगे, यहां पे अगर आप दो प्रिज्म का ना कॉम्बिनेशन यहां पे बना देते हो, कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा उनका, कुछ ही इस तरीके का ना कॉम्बिनेशन बनेगा। ये यहां पे ना फर्स्ट प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म है। ये क्या रहेगा, इनका एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन रहेगा। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन किसके लिए वो होता है, डेविएशन के लिए होता है ऑलवेज। यहां पे अगर आप देखोगे जो डेविएशन है ना, डेविएशन तो ना नॉन जीरो रहेगी। इन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ओनली डेविएशन ऑफ रे अकर बट नो डिस्पर्जन। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है, एक व्हाइट लाइट का ना 7 कलर के अंदर ब्रेकडाउन हो जाना। यहां पे वो प्रोसेस नहीं होगा। यहां पे जैसे हमने ना पहले ड्रॉ किया था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
फिर लाइट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी, मीडियम चेंज हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा उसके लिए, यहां पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो सो यहां पे क्या हो जाएगा, डेविएशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डेविएशन प्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, कंपोनेंट में लाइट ब्रेक नहीं होगी। क्राउन ग्लास, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राउन ग्लास के लिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन आपको, द प्रिज्म एंगल ऑफ क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और इसके लिए आपको ना एंगल भी गिवन है। एंगल को अगर आप ना ए से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ये ना प्रिज्म एंगल है ना, प्रिज्म एंगल को आप हमेशा ना कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हो। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 डिग्री गिवन है। व्हाट शुड बी द प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास। अब दूसरी सिचुएशन आपको दे रखी है फ्लिंट ग्लास की। फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1.66, so that the two prism together may be used in a direct vision spectroscope। अब ये जो सिचुएशन है ना डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो द प्रिज्म एंगल, व्हाट शुड बी द प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास। मान लीजिए यहां पे इसको आप ए सी से रिप्रेजेंट करते हो तो ए एफ की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। फ्लिंट ग्लास के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्या हो, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज हो। in a डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप कैसा स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, पहली बात आपको यह पता होना चाहिए। इन ए डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, पहली बात तो यह कौन सा प्रोसेस होगा इसके अंदर, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, उससे रिवर्स प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा। कैसा प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा, रिवर्स प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन हो जाएगा। और इस प्रोसेस की ना अगर आप ना कंडीशन की बात करते हो, इसके लिए ना क्या कंडीशन होल्ड करती है। अब क्योंकि ना आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्राउन ग्लास के लिए, देखना जरा, एंगल फॉर द क्राउन ग्लास इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन यूज करना है। फ्लिंट ग्लास के लिए फाइंड आउट करना ना, फ्लिंट के लिए तो नेगेटिव साइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द क्राउन -1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द फ्लिंट -1, और ओवरऑल क्वांटिटी को आप ना प्रिज्म एंगल जो क्राउन ग्लास के लिए यूज करते हो उससे आप ना मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो क्राउन ग्लास के लिए यूज करते हैं। अब यानी कि जो एंगल आपको फाइंड आउट करना फ्लिंट ग्लास के लिए नेगेटिव में, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.55, 1.55 में से ना आप ना जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 0.55 डिवाइड में, फ्लिंट ग्लास वाले में से कर दोगे तो वैल्यू मिलती है 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.66 और 6 डिग्री से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा नेगेटिव में 5 डिग्री, क्या आएगा माइनस में 5 डिग्री। यहां पे ना डिग्री भी आप लगा लेना सब सिंबल के साथ, यहां पे डिग्री भी आएगा, तो -5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। होप आपको अभी तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस। नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिव, जो रिफ्रैक्टिव एंगल है प्रिज्म का, इस बार आपको ना रिफ्रैक्टिव एंगल दे दिया प्रिज्म का, वो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको क्या दे दिया, कोट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, अब आपको ना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, यानी कि जैसे जो प्रिज्म का एंगल होता है ना उसकी वैल्यू ये दे रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, कोट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन,
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा, एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ना एक ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 और ओवरऑल ये क्या रहेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम की टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस करते हो, यहां पे जो ए है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ए का क्या मतलब है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ए हमने जो सिंबल यूज किया वो एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए यूज किया हुआ है। अब म्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी गिवन है, म्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी गिवन है, मान लीजिए ये पहले वाली इक्वेशन नंबर 1 है, यूज वैल्यू ऑफ म्यू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को जब आप ना यहां पे यूज करते हो तो आपको ना ओवरऑल क्या वैल्यू मिलती है, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल आपने डिवाइड करना है इसको, साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, कोट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। अब देखना सर नेक्स्ट इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैसे इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अगेन हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। हमने ये जो दो वैल्यू अभी यहां पे लिखी है, साइन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2, इस वैल्यू को ओवरऑल हमने डिवाइड करना है साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 से। अब ये किसके इक्वल है, कोट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। कोट को आप कैसे लिख सकते हो, कोस डिवाइडेड बाय साइन, तो ये बन जाएगा कोस डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड में आप इसको लिख दोगे साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। अब डेनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेनोमिनेटर में ना एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपीयर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अब साइन फंक्शन ना कोसाइन फंक्शन के इक्वल आया हुआ है। कैसे इसको लिखोगे, पहले हम यहां पे लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2, सेपरेट करके लिख लीजिए। जब कोसाइन फंक्शन को आप ना साइन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हो तो उनमें ना फेस डिफरेंस कितना एग्जिस्ट करता है, पाई डिवाइडेड बाय 2 का। तो आप कोस को क्या लिख सकते हो, पाई साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस में एंगल, आप इसको ऐसे लिख पाओगे। अब जब ना साइन इक्वल है, साइन इक्वल तभी होता है जब आपस में एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस में एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। फर्दर जब आप ना यहां से वैल्यू सोल्व करते हो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म जब आप यहां से फाइंड आउट करते हो, ये देखो एंगल ऑफ जो प्रिज्म का एंगल है ना, अच्छा ये तो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ इधर आके ऐड कर दोगे, नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा और बाय 2 में से ना वैल्यू सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये बन जाएगा पाई माइनस में, और ये आपके पास जो वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आपके पास आ जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रे ऑफ लाइट है और वो प्रिज्म पे ना कितने डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। एक रे ऑफ लाइट है वो 60 डिग्री पे ना प्रिज्म के एक फेस पे इंसिडेंट हुई है और प्रिज्म का एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है इस बार, यहां पे प्रिज्म का एंगल कितना गिवन है आपको, 30 डिग्री गिवन है प्रिज्म का एंगल। और एक इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट कुछ इस तरीके से है। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका ना एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करते हो, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई कितने डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई है। द रे एमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
अब जो रे एमर्ज हुई है, एमर्ज का मतलब है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो रे ऑफ लाइट ना बाहर निकली है प्रिज्म से, रे ऑफ लाइट जो बाहर निकली है प्रिज्म से, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है इंसिडेंट रे के साथ। द रे एमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे के साथ कैसा एंगल बना रही है, और जो एमर्जेंट रे है ना वो उस फेस के परपेंडिकुलर है थ्रू विच इट एमर्जेस, जिस फेस के थ्रू वो बाहर निकल रही है उस फेस के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। एमर्जेंट रे क्या है, फेस के परपेंडिकुलर है। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको गिवन है इस बार। जैसे हम यहां पे ना प्रिज्म का ना नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जैसे, तो अगर आप इस रे को ना यहां पे कुछ ऐसे ना बाहर निकालते हो ऐसे करके, तो ये इस फेस के ना परपेंडिकुलर है, मतलब अब देखो ये प्रॉपर तो परपेंडिकुलर नहीं बनी, इसको हम ना थोड़ा सा कुछ इस तरीके से वो करेंगे ताकि ये ना फेस के परपेंडिकुलर नजर आए। यानी कि क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जो एमर्जिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के साथ जो इसका एंगल बना है ना, अब देखो जरा ये क्योंकि ना फेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ना कुछ इस तरीके से बनता है। परपेंडिकुलर कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। इंसिडेंट रे आपको ना यहां पे गिवन है। अब इस केस में आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मान लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ना म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो वो वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब एमर्जेंट रे आपके पास कुछ इस तरीके से है। एमर्जेंट रे का आपने ध्यान रखना है, एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट एमर्जेस। ये जो प्रिज्म का फेस है इसके ना परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रही है, और इंसिडेंट लाइट के साथ इसका एंगल कितना है, यानी कि ये इंसिडेंट लाइट है यहां पे, ये एंगल आपको गिवन है यहां पे, ये एंगल कितना गिवन आपको ना 30 डिग्री का एंगल गिवन है। क्या ये एंगल आप कंसीडर करोगे, नहीं। अब देखना जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे आप ना किस मेथड से फाइंड आउट करते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंपल आपको ना जो ये वाला एंगल है, अगर आप इसको ना फर्दर प्रोसीड कर देते हो, हमको अगर ना ये वाला एंगल पता चल जाए, क्योंकि जैसे इंसिडेंट एंगल को अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, इस एंगल को अपना I1 से एक्सप्रेस करते हो, ये वाला जो एंगल होता है इसको आप R1 से एक्सप्रेस करते हो, ये वाला एंगल होता है इसको आप R2 से एक्सप्रेस करते हो, और फाइनली जो एमर्जेंट रे है, अब एमर्जेंट रे क्योंकि ना नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही है, और ये वाला एंगल है जो इस एंगल को अपना I2 से एक्सप्रेस करते हो। अब यहां पे ना I2 और R2 एक तरीके से ना अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, I2 और R2 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हो, बताइए फिर कौन सा फॉर्मूला हम यहां पे ना यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले तो आप जरा यहां पे ध्यान से देखना, जो एंगल R2 है ना, एंगल R2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल ना I2 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल I2 कितना है 90 डिग्री। नहीं, नॉर्मल के लूंगा ना, वो नॉर्मल के लूंगा तो वो 0 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल R2 है ना, R2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 डिग्री बन जाएगी। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ray of light incident on the face of a prism, the ray emerging out of the prism make an angle of 30 degree with the incident ray. The ray emerged out of the prism make an angle of 30 degree with the incident ray. इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में उन्होंने ना कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब आपको ना प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
यहां पे हम अगर ना R2 एंगल की बात करते हैं, इंसिडेंट रे के साथ, देखना जरा, जो एमरजेंट रे हम ना प्रिज्म में कंसीडर करते हैं, एमरजेंट रे कुछ इस तरीके से, यहां पे जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल हमने कंसीडर किया हुआ है, ये वाला एंगल क्या रहेगा, 30 डिग्री का एंगल रहेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब R2 की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री आ गई है। नाउ जब आप ना एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन किन किन एंगल पे डिपेंड करता है देखना जरा। एक तो वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे I1 पे, एक वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ एमरजेंस पे माइनस में एंगल ऑफ प्रिज्म। क्योंकि आपको ना एंगल ऑफ डेविएशन भी गिवन है ना यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है हमको, यहां पे ना एंगल ऑफ एमरजेंस की वैल्यू अगर आप ना फाइंड आउट करते हो, एंगल ऑफ एमरजेंस की वैल्यू I2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे यहां से, वो बनेगा डेविएशन एंगल माइनस में एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, जो I2 है, एंगल ऑफ डेविएशन आपको दे रखा है 30 डिग्री, माइनस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास कितना है 30 डिग्री का। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन आया, जो एंगल ऑफ एमरजेंस है ना वो 0 डिग्री है, जो हमने यहां पे कंसेप्ट यूज किया हुआ है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखना कैसे प्रोसीड करते हैं। नाउ अब एक हमारे पास है ना ये फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है, जो R1 है और R2 है, इसको आप ना क्या लिख सकते हो, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने यहां पे ना R2 की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पे R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A में से ना R2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। R1 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको कितना गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आपको 30 डिग्री गिवन है, R2 की वैल्यू है 0 डिग्री, तो R1 की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ जाएगी। ध्यान देना यहां पे जब आप ना हमको ना एंगल ऑफ डेविएशन तो दे रखा है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये मिनिमम है या नहीं। तो इससे पहले वाला देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो प्रिज्म का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, ये यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, एक ना प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके ना एंगल के बीच में ये फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता, म्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है वो, कैसे लिखते हो आप, एंगल ऑफ डेविएशन को आप कैसे लिखते हो, म्यू -1 और साथ में एंगल ऑफ प्रिज्म लिखते हो। अब क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें यहां पे, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, म्यू इज डेल्टा इज इक्वल टू, नाउ मैं आपको ना दो फॉर्मूला से करवाता हूं। ये पहले हम ना ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जब आप ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हो, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, हम पहले ना स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू refractive index of the medium in which the refracted ray travel with respect to the medium in which the incident ray travel। अब इंसिडेंट रे तो ना एयर में ट्रेवल कर रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तो 1 है, यहां पे जरा ध्यान से देखोगे। सो उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री का, रिफ्रैक्शन एंगल, इसे डायग्राम में देखो जरा, रिफ्रैक्शन एंगल हमने ये R1 वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वही तो है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम ये लगा रहे हैं, तो ये बनेगा साइन R1। मैं डायरेक्ट ना, हाँ पहले मैं आपको ना समझाने के लिए देता हूं यहां पे साइन R1। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को,
अब साइन 60 की वैल्यू तो होती है √3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे R1 की वैल्यू हमको कितनी मिली है, R1 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, R1 की वैल्यू तो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करते हो 1 डिवाइडेड बाई 2, जब आप इसको कैंसिल करते हो तो ओवरऑल आपको आंसर क्या मिलता है, √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखना सर, अगर हम अगेन यूजिंग, अब वैसे तो ना ये जो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ना स्मॉल एंगल के लिए होल्ड करता है। हम देखते हैं क्या इससे भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, डेविएशन की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू भी 30 डिग्री दे रखी है, तो यहां से तो म्यू की वैल्यू ना 1 आएगी। ये फॉर्मूला यहां पे इंप्लीमेंट नहीं है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इट इज द रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग फॉर्मूला। मैंने आपको ना डिफरेंस समझाने के लिए लिखा है यहां पे, और ये यहां पे क्या है, राइट फॉर्मूला, ये क्या है यहां पे, राइट फॉर्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होता है और एंगल ऑफ डेविएशन भी स्मॉल होता है, तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। सो इस बात का आपने ना ध्यान रखना है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फाइनली √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि थर्ड वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक थिन ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इस बार गिवन है। प्रिज्म का ना इस बार, अब काफी देर बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ना प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, अदरवाइज हम ना प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड आउट कर रहे थे अब तक। तो प्रोड्यूस ए डेविएशन ऑफ 4 डिग्री, डेविएशन भी आपको दे दी इस बार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 4 डिग्री की, और फिर रे इंसिडेंट एट ए स्मॉल एंगल। अब देख रहे हैं ये कंडीशन आ गई यहां पे, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो प्रीवियस क्वेश्चन में होल्ड नहीं कर रहा था। एज, पहले देख लेते हैं, व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ द सेम एंगल। अभी से डेविएशन को Δ1 से रिप्रेजेंट कर दो, और दूसरी डेविएशन आपको फाइंड आउट करनी है। बाय द सेम प्रिज्म इफ इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो एक ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर इमर्ज कर दिया, तो हम वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना प्रिज्म का वाटर के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब प्रिज्म का इफ इमर्ज इन वाटर, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, वो वैल्यू कितनी गिवन आपको 3 डिवाइडेड बाई 2, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4 डिवाइडेड बाई 3 गिवन है। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is very small, so we can use, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1, और साथ में लिख देंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला हम यहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब दोनों सिचुएशन में यूज करेंगे, दोनों सिचुएशन में यूज जब करोगे, सो आप कैसा लिख सकते हो, Δ1 इज इक्वल टू, जो फर्स्ट सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या सेम रहेगा, देखना जरा, एंगल ऑफ प्रिज्म तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। व्हाट विल बी द डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद इसका मतलब है, अब Δ1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4 डिग्री गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू 4 है, म्यू1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 बाई 2 -1, और यहां से अपना एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ओवरऑल हमको फाइंड आउट क्या करना है यहां पे, व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ द सेम इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन Δ2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सही बात है बिल्कुल। अब यहां से हम ना एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी हम इसको ना यहीं तक लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकंड केस में जब ना वाटर के केस में, वाटर में इमर्ज किया हुआ है, यहां पे आपको ना एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जो आप यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करोगे प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू वोटर, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वोटर के रिस्पेक्ट में -1, और साथ में लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टू की जो वैल्यू है, अब प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू वोटर लिखोगे तो ये बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोटर -1, और साथ में लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा टू की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अच्छा, डेल्टा टू की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट ही करनी है। अब प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 3/2 को 4/3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 2 इसको डिवाइड कर दीजिए 4 डिवाइडेड बाई 3 से, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -1, ये आ जाएगा। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो डेल्टा टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, ये आपके पास वैल्यू आती है 9/8, 9/8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो 1/8 वैल्यू आती है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से आपने डिवाइड कीजिए, शाबाश। तो ये बनेगा डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय 4 डिग्री इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि ये बनेगा 1/4। इसका मतलब है फाइनली डेल्टा 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 4/4, यानी कि 1 डिग्री। 1 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज रेनबो की ना सर्कुलर शेप क्यों होती है, हाँ जी बताइए। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी ना टीजीटी साइंस का जो हमने 2021 का कंप्लीट क्वेश्चन किया तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने ये क्वेश्चन ढूंढना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट्स का, आपने इसका डेफिनेटली रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है। टीजीटी साइंस के मैंने 2017 से लेके 2023 तक के फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट सोल्व करवा रखा, अपना उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना और उसको शेयर जरूर कर देना टीजीटी साइंस के स्टूडेंट के साथ। और इस क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा, काइंडली रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, है ना। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा बहुत काम आप भी करो तभी तो काम चलेगा कुछ। नेक्स्ट है एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म है सोप बबल की, जिसकी अप्रोक्सीमेटली थिकनेस 0 है। उसको अगर ना रिफ्लेक्शन से ऑब्जर्व किया जाएगा, व्हाइट लाइट के रिफ्लेक्शन से ऑब्जर्व किया जाएगा, तो कलर कैसा रहेगा। इन दिस केस द इंटरफेरेंस इज ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर। दो तरीके के इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सो इंटेंसिटी विल बी 0। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट कैसा पॉइंट होता है, जहां पे इंटेंसिटी 0 होती है। इसका मतलब है आंसर क्या आएगा आपका, ब्लैक। सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, चेक कर लेना। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब ये क्वेश्चन देखना, एस्टेट पीजीटीए 2012 में आया हुआ है और टीजीटी साइंस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या आपको डाटा गिवन है, मिनिमम थिकनेस आपको फाइंड आउट करनी है एक फिल्म की जिससे ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जिस्ट करता है, और किस वेवलेंथ की लाइट का रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। और जो थिन फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1.25। 1.25 को फर्दर जब आप सोल्व करके लिखोगे तो ये आपको मिलता है 5 डिवाइडेड बाय 4। नाउ रिलेशन बिटवीन, अच्छा हम इसको ऐसे लिखते हैं,
नाउ जो यहां पे ना पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ना, पाथ डिफरेंस होना चाहिए n टाइम्स लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी 0 1 2 3 ऐसे करके। और पाथ डिफरेंस कितना एग्जिस्ट करता है 2 म्यू टी माइनस में लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्बडा। n लैम्बडा में लिख दोगे आप 0 लैम्बडा। यूज n इज इक्वल टू 0, यहां पे लैम्बडा की जगह लिख लीजिए n। इसका मतलब फाइनली आप अगर आप लिखोगे 2 म्यू टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बन जाएगी लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2। और फर्दर जब आप यहां पे ना थिकनेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ये क्वेश्चन ना बीएससी के सिलेबस से बिलोंग करता है, तो आप ये फॉर्मूला चेक कर लेना। वहां पे थिन फिल्म में ना दो केस एग्जिस्ट करते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है, हम रिफ्लेक्शन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं सॉरी, और एक रिफ्रैक्शन के केस में। दोनों के केस में रिफ्रैक्शन में ना यहां पे आ जाएगा लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 का ओड मल्टीपल 2n माइनस 1 ऑफ लैम्बडा बाई 2, और ये क्या है n टाइम्स लैम्बडा। तो थिकनेस आपके पास ये आ जाएगी लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी गिवन आपके पास, और वेवलेंथ की वैल्यू भी गिवन है 589 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये बन जाएगा 5। इसका मतलब फाइनली जो थिकनेस आएगी, आप इसको अगर कैंसिल करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है अप्रोक्सीमेटली, जो थिकनेस आपको अप्रोक्सीमेटली मिलती है वो मिलती है 118 नैनोमीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आज का जो हमारा सेशन है वो यहां पे कंप्लीट होता है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और हाँ जी, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। जो रेनबो वाला क्वेश्चन है आपने उसका रिप्लाई जरूर करना है। क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना और लास्ट तक आपने इसको जरूर देखना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस क्लास की आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। वहां पे ना फ्री मटेरियल नाम का एक सेक्शन है, हमारी जितनी भी ना पीजीटी की पीवाई के हमने डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर वाइज, उन सब की वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहां से ना डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।